हाँ बच्चों, अब अगला प्रश्न लिखिए। इसके पहले हम लोगों ने कारगिल युद्ध का अध्ययन किया। उस कारगिल युद्ध के बाद का जो अगला प्रश्न है और इस अध्याय का भारत के विदेश संबंध, जो इस अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्याय का यह अंतिम प्रश्न है। ठीक है, यह अंतिम प्रश्न है। इसके उत्तर लिखने के बाद हम फिर पुनः अगले अध्याय पर चलेंगे। तो प्रश्न लिख लीजिए, भारत की परमाणु नीति की व्याख्या कीजिए। प्रश्न है, भारत के परमाणु नीति की व्याख्या कीजिए। अब उत्तर लिखिए। उत्तर में हेडिंग डाल लीजिए, भारत की परमाणु नीति। हेडिंग रहेगा भारत की परमाणु नीति। और उसके आगे लिखिए, 1998 में पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने स्वयं को परमाणु क्षमता संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कारण भारत के लिए यह आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि उसकी एक आधिकारिक परमाणु नीति निर्धारित की जाए। इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 1999 में परमाणु नीति का एक ड्राफ्ट मैंने एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया, जिस पर व्यापक विचार विमर्श के बाद 3 वर्ष से अधिक समय के बाद, लगभग 3 वर्ष व्यतीत होने के बाद, भारत की सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति, इसको समझ लीजिए, एक जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल कई अलग अलग समितियों में विभाजित होता है कार्य के विभाजन की सुविधा के लिए, जैसे वित्त समिति, सुरक्षा समिति, नीति समिति। तो यह सब समितियां आवश्यक निर्णय विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं और उसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। तो जो भारत की रक्षा समिति थी, रक्षा समिति ने इस क्या कहते हैं परमाणु नीति के पर विचार करके भारत की परमाणु नीति की घोषणा की। और इसमें यह बताया गया कि भारत की सुरक्षा के लिए हम न्यूनतम परमाणु क्षमता विकसित करेंगे। यह स्पष्ट कर दिया गया कि हम मतलब भारत अपनी सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु क्षमता विकसित करेगा, तथा यह भी घोषित किया गया कि हम नो फर्स्ट यूज, अर्थात पहले प्रयोग, यानी किसी भी देश पर सर्वप्रथम परमाणु बम का हमला नहीं करेंगे। सबसे पहले हम हमला नहीं करेंगे। यह 2 नीति महत्वपूर्ण थी कि हम भारत की सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु क्षमता विकसित की जाएगी, तथा नो फर्स्ट यूज, यानी सर्वप्रथम हम परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु हमला होने पर, यानी यदि हमारे देश के ऊपर परमाणु हमला होता है या वैसी स्थिति निर्मित हो जाती है जिसे यह प्रतीत होता हो कि हमला हो सकता है, तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी उसका जवाब क्या होगा, इसको इंक्लूड छोड़ दिया गया, उसको मतलब बताया नहीं गया, उसी में यह समाहित है। यह अंडरस्टूड रख दिया गया इसको। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत दूसरे परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग कब करेगा, इसकी स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। यानी इसको समझ लीजिए, जैसे यह कहा गया परमाणु नीति घोषणा करते हुए कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु हथियार विकसित करेंगे, तथा नो फर्स्ट यूज, तथा किसी भी देश के खिलाफ सर्वप्रथम इसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि भारत पर परमाणु हमला होता है या वैसी स्थिति निर्मित होती है, तो हम इसका कड़ा प्रत्युत्तर देंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ जो देश परमाणु हथियार संपन्न हैं, उनके साथ हमारी क्या नीति होगी, इसकी स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। इसे अंडरस्टूड रख दिया गया। जैसे मान लीजिए चाइना के पास परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, तो यदि युद्ध की स्थिति बनती है, उस समय हमारी क्या नीति होगी, इसकी स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। यानी पहले इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
अब अगली हेडिंग डालिए, भारत का परमाणु कार्यक्रम। अगली हेडिंग है भारत का परमाणु कार्यक्रम। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भारत के परमाणु कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का लक्ष्य परमाणु कार्यक्रम के केवल असैन्य उपयोग तक सीमित था, उसके शांतिपूर्ण उपयोग तक सीमित था। वे इसके सैनिक उपयोग के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत की परमाणु क्षमता का कोई प्रयोग सैनिक हितों के लिए किया जाए। परंतु 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, पुनः 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो इन युद्धों के कारण भारत को भी यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार करे, क्योंकि पहले यह घोषित किया गया था कि हमारी परमाणु नीति केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, लेकिन तीन भीषण और थोपे हुए युद्ध के कारण भारत में भी अनुभव किया जाने लगा कि हमें अपने परमाणु नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए 1974 में सर्वप्रथम पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में 1974 में सर्वप्रथम पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। यह परीक्षण इसलिए भी आवश्यक हो गया था, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई थी कि 1965 के बाद ऐसे देश जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया था, उन्होंने एक ऐसी संधि आपस में की कि 1965 के बाद कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। भारत को लगा कि यह नीति जो है भेदभावपूर्ण है और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, तो ऐसी भेदभावपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया और उसने कहा, स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त होना चाहिए और पूर्ण निरस्त्रीकरण की व्यवस्था पूरे विश्व में लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई परमाणु परीक्षण करता रहे, किसी के पास परमाणु हथियार हो और कोई उसे वंचित हो जाए और जिससे उसको बार बार धमकाया जाए। इसलिए भारत ने परमाणु परीक्षण किया और अनेक दबाव के बाद भी भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बहुत दबाव पड़ा, पूरी दुनिया का दबाव पड़ा, पूरे बड़े देशों का दबाव पड़ा, अनेक प्रतिबंध लगाए गए, अनेक प्रलोभन दिए गए, लेकिन भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। उसने कहा कि ऐसा सबके लिए आवश्यक है। परमाणु विहीन विश्व की परिकल्पना उसने पूरे विश्व में प्रस्तुत की। अब अगली हेडिंग डालेंगे निष्कर्ष। अगली हेडिंग रहेगी निष्कर्ष। भारत आज भी संपूर्ण निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। भारत जो है आज भी संपूर्ण निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है तथा ऐसे किसी भी भेदभावपूर्ण संधि का वह समर्थन नहीं करता जो कुछ देशों को परमाणु हथियार रखने की छूट देती हो। कुछ वर्ष पूर्व भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता वाली परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम अरिहंत है, अरिहंत का परीक्षण पूरा किया। अंतरिक्ष में उपग्रह नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन करने वाला भारत कुछ इने गिने देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है और इसके बाद भी भारत अपनी परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है कि पूरी दुनिया से परमाणु निशस्त्रीकरण होना चाहिए तथा हम नो फर्स्ट यूज अर्थात हम पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस नीति पर भारत आज भी प्रतिबद्ध है, उसके प्रति उसकी निष्ठा आज भी बनी हुई है। तो इस प्रकार बच्चों यह भी प्रश्न पूरा हो गया। इसके बाद हम पुनः अगले दिन जो है अगले अध्याय का अध्ययन किया जाएगा और वह इसी भाग 2 का ही अध्याय रहेगा, भाग 1 का नहीं, भाग 2 का ही इसके अगले अध्याय का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है।
और तमाम दिक्कत परेशानी मानसिक तनाव के बाद भी आप निश्चिंत होकर के अपना अध्ययन जारी रखिए। बार बार इस वीडियो को देखिए, सेव कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बार बार आप कभी भी जब भी आपकी इच्छा होगी देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और हर संकट से संघर्ष करने वाला व्यक्ति आगे चल कर के सफल होता है। और हमारे इतिहास में जितने बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो विवेकानंद हुए हों, भगत सिंह हों, गांधी जी हों, कोई भी समय समय पर अपने संघर्षों से वह पीछे नहीं हटा है। जब मात्र 23 साल की अवस्था में गांधी जी को सेंट पीटरबरिजबर्ग नामक स्टेशन पर दक्षिण अफ्रीका में रेलवे स्टेशन ट्रेन से फेंक दिया गया था स्टेशन पर, तब भी घबराए नहीं थे। निश्चिंत होकर के उन्होंने चिंतन किया, सोचा और कहा कि इस व्यवस्था को ही बदलना है। और जब उन्होंने यह निश्चय कर लिया तो एक मोहनदास नामक एक साधारण लड़का जो है पूरे दुनिया में गांधी के नाम से जाना गया। तो इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।